रात के 2 बजे का वक्त था। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी जब पोर्च में आकर विशाल कुमार की ब्लैक प्राडो रुकी। मामूली की तरह उसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़े हुए थे। चेहरे पर गुस्सा आया हुआ था जो उसके ऑफ मूड की गवाही दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। इसी के बारे में सोच सोचकर विशाल कुमार को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हो रही थी। वह मजबूत कदम उठाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ फेंकी और सोफे की जानिब बढ़ा। इरादा था कि वहीं बैठकर कुछ देर सुकून करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। एंजेलिना वहां सोफे पर बेखबर सो रही थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल पूरे सोफे पर बिखरे हुए थे। कुछ लटे उसके रुखसारों को छुपाए हुए थी। विशाल कुमार, जिसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर था, उसे देखकर एक लम्हे को ठिठक गया। उसका दिल चाहा कि अभी उसे झकझोरकर जगाए और पूछे कि वह अपने कमरे को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई, मगर इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ाता, एंजेलिना के लबों में जुम्बिश हुई। ये विशाल शख्स, एंजेलिना की आवाज नींद में डूबी हुई उभरी। विशाल का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। बंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंजेलिना ने करवट बदली और बड़बड़ाई, कितना गुस्सा करता है हर वक्त, जैसे कोई गुस्से की मशीन हो। विशाल कुमार ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह वहां से हिल नहीं पा रहा था। सारा दिन मेरा सर खाता है और रात को भी सुकून नहीं लेने देता। एंजेलिना ने एक हाथ हवा में लहराया, जैसे वह किसी को दूर भगा रही हो। कितना बदतमीज है ये विशाल। कभी कभी तो दिल करता है इसको उठाकर खिड़की से बाहर ही फेंक दूं। वो बेचारी नहीं जानती थी कि नींद में बोलने की आदत उसे कितनी बड़ी मुसीबत से दो चार कर देगी। दूसरी तरफ विशाल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अगले ही पल उसने एंजेलिना का कंधा पकड़ा और जोरदार झटका दिया। एंजेलिना हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। अपने इंतहाई करीबी विशाल को देखकर उसने जोरदार चीख मारी, लेकिन अगले ही पल विशाल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट दिया। वह गैर महसूस अंदाज में उसके बहुत नजदीक पहुंच गया था। एंजेलिना उसकी सांसों की तपिश अपनी आंखों पर महसूस करके बुरी तरह से हलकान हो रही थी, जबकि विशाल की लाल अंगारा आंखें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी हुई थी। क्या कह रही थी तुम? अभी थोड़ी देर पहले, जरा दोबारा कहो। उसने एंजेलिना के लबों से अपना हाथ उठाया और गुस्से से दांत पीसते हुए सवाल किया। एंजेलिना की जबान तो जैसे तलों के साथ चिपक गई थी। हे भगवान, अब मैंने क्या कर दिया? उसने बेअख्तियार खौफ से थूक निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो। वह एकदम ही हलक के बल दहाड़ा तो एंजेलिना खौफ से अपनी जगह से उछल पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी, लेकिन इस दुश्मन जान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर उसे इस लड़की से फर्क पड़ता भी क्यों? ये तो उसके सर में जबरदस्ती मुसल्लत की गई थी और उसके लिए एक नापसंदीदा वजूद की हैसियत रखती थी। वो मैं आपको कह रही थी कि आप बिल्कुल चंगेज खान। एंजेलिना यकीनन अभी भी नींद में ही थी, क्योंकि उसका दिमाग उसकी जुबान का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ विशाल को लगा था कि वह उसे सॉरी कहेगी, थोड़ी देर पहले होने वाली गलती जिसके बारे में शायद एंजेलिना को भी नहीं पता था। उससे माफ़ी मांगेगी। क्या मैं तुम्हें चंगेज खान लगता हूँ? उसके लहजे में हैरत नुमाया थी। एंजेलिना ने फौरन से नामे गर्दन हिलाई। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो बहुत अच्छे हैं। आपसे ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत और गबरू जवान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे पहले कि वह उसकी शान में ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला देती, विशाल ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया। उसके वजूद पर तनकीदी नज़र डालते हुए तीखे लहजे में बोला, तुम रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी नज़रों के सामने ना आया करो। जितना ज़्यादा हो सके अपने कमरे में ही रहा करो। ये सुनकर एंजेलिना ने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली। वह अंकल जी और आंटी जी, बबीता देवी किसी जानने वाले के विवाह समारोह में गए हुए थे। आज उन्होंने वहीं पर ही रुकना था। उन्होंने मुझे कहा था मैं यहाँ पर बैठकर आपका इंतजार करूँ और जब आप आएँ तो आपको खाना दूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ? मैंने तुम्हें हजार बार समझाया है कि मेरी ज़िंदगी के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना किया करो। अगर तो तुम्हें लगता है कि अपनी मासूम सी सूरत और अदाएं दिखाकर तुम मुझे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाओगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस एंजेलिना, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। अब उठो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
दोबारा मुझे नजर मत आना, और सुबह मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुस्से की मशीन क्या होती है। ये कहकर विशाल ने हाथ के इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। अंजलिना का शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल हो गया था। हमेशा की तरह इस बार भी विशाल ने उसे बुरी तरह से धुतकार दिया था। अपने जलते हुए दिल को ठंडा करने के बाद विशाल फ्रेश होने के लिए चला गया, जबकि अंजलिना दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजने लगी। मिस्टर विशाल, आप इस काबिल नहीं थे कि आपको मेरे जैसी हसीन पत्नी मिलती। ये कहते कहते वह खुद ही अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद भी इस काबिल नहीं थी कि उसे विशाल जैसा सख्त मिजाज का शख्स मिलता। वो तो नाजुक सी जान थी, अपने माता पिता माँ गोपी और पिता गणेश की बेहद लाडली थी, जिसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि उसके माता-पिता का एक भयानक बिल्डिंग हादसे में निधन हो गया और वो बिल्कुल अकेली हो गई। अंजलिना के माता-पिता के निधन के बाद उसके चाचा रंजीत कुमार उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। इसी लालच में उन्होंने एंजेलिना की शादी अपने एक अमीर परिचित के नशेड़ी और बिगड़े हुए मुंहबोले बेटे प्रदीप कुमार से तय कर दी थी, ताकि बाद में उसकी पूरी संपत्ति पर आसानी से अधिकार जमा सके। लेकिन ऐन वक्त पर उसके नाना जी रमेश साहब वहां पर आ गए। उन्होंने उसे बचा लिया। उसका विवाह अपने पोते यानी विशाल कुमार से करवा दिया। विशाल अपनी क्लास फेलो से प्रेम करता था और वह उसी से विवाह करना चाहता था। इस बारे में उसने अपने पड़ोसी धनराज नाना जी को बताया भी था, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी थी कि वह उसे अपना मरा हुआ चेहरा देखने की भी इजाजत नहीं देंगे। विवाह के बाद वह अपनी आंटी बबीता देवी के घर पर ही आ गई थी, जहां पर उसकी आंटी भी उनसे बेतहाशा नफरत करती थी। सिर्फ अंकल जी ही थे जिनका रवैया उसके साथ थोड़ा सा बेहतर था। और अभी कुछ दिन पहले ही उसके नाना जी उसके दूसरे अंकल शंभू जी के पास रहने के लिए विदेश चले गए थे। पीछे उनके लाडले मित्र के पोते यानी विशाल कुमार को पूरा पूरा मौका मिल गया था कि वह उसके साथ सारे हिसाब किताब बराबर करे। अंजेलिना को कमरे में ठहरे हुए 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसे बाहर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी आंखें एकदम ही खुशी के मारे चमकने लगी। उसको बारिश में भीगने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि वह सर्दियों की बारिश में भीगने लगती थी। उसकी मम्मी अक्सर ही उसे डांटती थी कि बीमार हो जाओगी, लेकिन वह उनकी डांट को भी खातिर में नहीं लाती थी। उसने एहतियात से दरवाज़ा खोला और आंखें टमटमाकर चारों तरफ देखने लगी। कहीं ऐसा न हो कि वह जल्लाद दोबारा से उसके सर पर मुसल्लत हो जाए। बाहर हर तरफ सुकून फैला हुआ था और विशाल कुमार के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। और ये देखकर एंजेलिना के लबों पर एक दिल फरेबी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वह ऐसे ही थी, छोटी छोटी खुशियों पर अपने बड़े बड़े दुख भूल जाती थी। जैसे ही वो लॉन में गई, खुशी के मारे खिलखिलाने लगी। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे और वो बारिश में गोल गोल घूम रही थी। कुछ ही देर में वो मुकम्मल तौर पर भीग गई। कितना सुकून है यहाँ पर, बल्कि हर उस जगह पर सुकून होता है जहाँ पर वह जल्लाद नहीं होता। कसम से जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मेरी तो वाट ही लग गई है। वह ऊंची आवाज में मुंह फुलाकर बड़बड़ा रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि उसके अलावा वहां पर एक और वजूद भी था जो उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में जब उसका वजूद सर्दी से कांपने लगा तो वह रुकी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा तो वहां पर नीली आंखों वाला एक अजनबी नौजवान लड़का खड़ा था, जो उसे पसंदीदा नजरों से देख रहा था। वह सुशांत था। ये एंजेलिना का पड़ोसी था, उसके माँ की सहेली का बेटा। वो लंदन में सेटल था और कभी कभार छुट्टियां गुजारने के लिए भारत आता था, जिस पर अक्सर ही उसकी मम्मी भी उससे शिकायत करती रहती थी, तुम्हें चाहिए कि अपने माँ बाप के पास रहने के लिए आओ। पता नहीं तुम भारत क्यों भागे चले जाते हो। जिस पर वो हमेशा यही दलील देता था कि जो मजा भारत में है वो किसी और मुल्क में कहाँ। अभी भी वो अपने सामने खड़ी हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की को देखकर बुत बन गया था, जबकि एंजेलिना उसकी नज़रों से बुरी तरह से गायब हो रही थी। उसने बेअख्तियार चुन्नी की मदद से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। चोर एंजेलिना के लब हौले से फड़फड़ाए, लेकिन उसके होठों की लाली को देखने के बावजूद भी सुशांत होश की दुनिया में वापस नहीं आया था। अचानक ही एंजेलिना हलक के बल चिल्लाई, चोर चोर। विशाल कुमार, जो कि अपने कमरे से टेरिस में जाकर खड़ा हुआ था ताकि मौसम को एंजॉय कर सके,
लॉन में अपनी पत्नी को सुशांत के साथ खड़ा देखकर पहले तो उसके माथे पर बल पड़े और अगले ही पल वह लंबे लंबे डेग भरता हुआ तेजी से नीचे आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी नजरें भी एंजेलिना के खूबसूरत सरापे में उलझ सी गई थी, जो बारिश में भीगने की वजह से मुकम्मल तौर पर आया हो रही थी। जिंदगी में पहली बार विशाल को शदीद शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा था। विशाल को देखकर सुशांत भी संभल कर खड़ा हो गया। यही मैं मोहतरमा से पूछने के लिए इनके पास आया था। इस कदर शदीद सर्दी में आखिर बारिश में भीगने का क्या जवाब हो सकता है? उसका लहजा काफी शौक था, लेकिन इससे पहले तुम मेरा इन मोहतरमा से तारुफ करवाओ। ये सुनकर विशाल ने डरी सहमी एंजेलिना पर एक नजर डाली और फिर सुशांत की आंखों में झांकते हुए दो टूक लहजे में बोला, ये मेरी पत्नी है। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ये मेरी जबरदस्ती की पत्नी है। और तुम यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कमरे में जाओ और चेंज करो, उसने एंजेलिना को घूरते हुए कहा। तो वह फौरन से अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी थी। सुशांत की नजरों ने गैर महसूस अंदाज तक काफी देर तक उसका पीछा किया था। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हारा बारिश में भीगने का क्या जवाब है? विशाल कुमार ने उस पर एक तनकीदी नजर डाली तो सुशांत एक पल के लिए खामोश हो गया था। अब तो वो क्या बताता कि उसकी पत्नी के हुस्न में इस कदर खो गया था कि आसपास का उसे होश ही नहीं रहा था। सुशांत ने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में बारिश में भीग गया। मुझे बताओ कैसे हो तुम? ये कहकर वो विशाल कुमार के गले लगा। एंजेलिना तब तक चेंज कर चुकी थी और मुसलसल अपनी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में अपने आप को गालियों से नवाज रही थी। कमरे में आकर उसने शीशे के सामने अपना सरापा देखा। वह खुद भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। हे भगवान, मैं इस कदर पागल और बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि मुझे आसपास का ही होश ना रहे। वह अपने आप को लालन तार तार कर रही थी। कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और विशाल गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कमरे में जाने के लिए कहा था। एंजेलिना समझ ही नहीं पा रही थी आखिर विशाल के दिमाग में क्या चल रहा है। आपने ही तो कहा था जब कोई घर पर मौजूद ना हो तो मैं दूसरे कमरे में रहा करूं। उसकी मासूमियत उरूज पर थी। विशाल ने बेसाख्ता अपनी पेशानी को मसला। मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सुशांत के सामने बेचारेपन का ढोंग रचाकर मुझे जालिम साबित करना चाहती हो, लेकिन ये मैं किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होने दूंगा। अभी और इसी वक्त अपनी शकल उठाओ और मेरे कमरे से जाओ। वह सर झुकाकर खामोशी से विशाल के कमरे से निकल गई थी। सुशांत ने अपने आने के बारे में बबीता आंटी को पहले ही खबर दे दी थी, इसलिए उन्होंने उसका कमरा सेट करवा दिया था। उसने ये बात सिर्फ विशाल कुमार से छुपा कर रखी थी। वह उसको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आकर तो वह खुद ही सरप्राइज हो गया था। आखिरी बार वह 4 साल पहले गांव गया था। वहाँ पर उसने एंजेलिना को पहली बार देखा था। तब वह 14 साल की थी और बच्ची थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे देखकर सुशांत का दिल एक अजीब से अंदाज में धड़का था, क्योंकि वो बेहद हसीन थी। अब दोबारा उसे 18 साल की खूबसूरत हसीना के रूप में देख रहा था, जो कि अपनी एक ही झलक के साथ मुकम्मल तौर पर उसके हवासों पर छा गई थी। दूसरी तरफ जब विशाल कमरे में दाखिल हुआ तो एंजेलिना पूरी तरह बेड पर फैलकर लेटी हुई थी और इस तरह से वहां पर विशाल के बैठने की जगह भी नहीं थी। हे भगवान, मुझे इस परीक्षा से बचा ले और मुझे सब्र दे दे, अपने आप से बातें करते हुए बोला। तभी एंजेलिना ने करवट बदली। उसके जिस्म के सारे बनावट आया हो रहे थे। विशाल ने बेसाख्ता उसके हसीन वजूद से निगाहें हटाई। तभी उसकी नज़रों के सामने कुछ देर पहले वाला मंजर घूमने लगा, जहां पर एंजेलिना मुकम्मल तौर पर बारिश में भीगी हुई थी। उसका जिस्म बेहद दिलकश था और किसी को भी पागल कर देने की सलाहियत रखता था। विशाल ने भी उसे उस रूप में जिंदगी में पहली बार ही देखा था। वह खुद भी चौंक गया था। अभी भी उसका इरादा एंजेलिना को उठाकर उससे हिसाब किताब बराबर करने का था, लेकिन जब उसके करीब गया तो उसके चेहरे पर फैली हुई मासूमियत को देखकर ना चाहते हुए भी रुक गया था। वह जानता था कि वह इस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन वह बेबस था। उसका अपने दिल पर और दिमाग पर कोई जोर नहीं था। उसे लगता था कि सबसे बड़ी ज्यादती नाना जी ने उसके साथ ही की है। अब वो जिसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, ये उसका हक था। कुछ सोचते हुए एंजेलिना के बराबर में ही जाकर लेट गया। तभी एंजेलिना ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और जोर से उसके सीने के साथ लिपट गई।
जैसे ही एंजेलिना के जिस्म की नरम धड़कनें उसके कुसादा मजबूत सीने के साथ टच हुई, तो विशाल के जज्बात को एक पल के लिए भड़क उठे। जो भी था वो मर्द था और इस हकीकत से वाकिफ भी था, वह अपने बराबर में सोई हुई औरत पर पूरा पूरा हक रखता है और जब चाहे वह ये हक वसूल भी कर सकता है। उसने एंजेलिना को खुद से अलग करने की कोशिश की, तो उसकी सट अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए मुंह बसोड़ते हुए बोली, प्लीज ना करें, ना सोने दें, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। विशाल बस उसको घूर कर रह गया और अगले ही पल वो गैर इरादे से उसके लंबे बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसे हमेशा से ही लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड निक्की हमेशा छोटे बाल रखती थी, हालांकि उसके बाल भी बहुत खूबसूरत थे। कुछ ही देर में एंजेलिना ने अपनी एक टांग उसके पेट पर चढ़ाई, तो विशाल के वजूद में हल्का सा झटका लगा। इतना करीब तो वो कभी निक्की के नजदीक भी नहीं हुआ था। एंजेलिना का स्पर्श उसके लिए नया था, बहुत ज्यादा सुकून पहुंचाने वाला। एंजेलिना की टांग जलती हुई उसकी टांगों पर जाकर अटक गई और इस वक्त मुकम्मल तौर पर वह उसके साथ चिपकी हुई थी, जबकि विशाल एक पल के लिए अपनी जगह पर पूरी तरह से जम गया था और अगले ही पल उसने एंजेलिना को खुद से अलग करना चाहा, मगर वह उसके और नजदीक हो गया। उसकी नजरें भटकती हुई एंजेलिना के होठों के करीब मौजूद तिल पर जाकर अटक गई, उस औरत के जिस पर तिल भी बहुत ज्यादा सेंटिनेट करते थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं, उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा। अगले ही पल उसने एंजेलिना के तिल पर अपने लब रख दिए। ये स्पर्श बहुत ज्यादा जानलेवा था। इस बात का विशाल को शिद्दत से एहसास हुआ। उसके हाथ भी फिसलते हुए एंजेलिना के नरम सीने पर जाकर अटक गए थे। वह उसकी धड़कनों को अपनी दस्तर में ले चुका था और उन्हें नरमी से दबाने लगा था। उसके साथ साथ उसने एंजेलिना के होठों को भी अपनी दस्तरस में ले लिया था, उनको दीवानावार चूमने लगा था। सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे की कुर्बत का असर था, वह खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। दूसरी तरफ एंजेलिना को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली। अपने होठों को विशाल के होठों की दस्तर में देखकर एक पल के लिए तो वह हैरान ही रह गई थी। उसका पूरा जिस्म एकदम ही विशाल की कुर्बत से गर्म हो गया था। उसने विशाल के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने दूर होने के बजाय उसे और अपने करीब खींच लिया था, इससे पहले कि उस पर मुकम्मल तौर पर साया फिगर होकर अपनी सारी शिद्दतें उस पर लुटा देता। विशाल का मोबाइल बजने लगा। वह एक झटके से उससे दूर हुआ था। एंजेलिना अपनी आंखें हैरत और खौफ से फैलाकर विशाल के कुशादा सीने को घूर रही थी। उसकी शर्ट से पहले 3 बटन खुले हुए थे, जहां से विशाल के सीने के बाल साफ आया हो रहे थे। एंजेलिना के दिल में आया कि वह आगे बढ़कर उसके लबों में उंगलियां जलाए, लेकिन डरती थी कि कहीं ऐसा न हो कि वह उसकी जरूरत को दोबारा से धुतकार दे। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था, उस पर एंजेलिना को दिल ही दिल में खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो पहले दिन यही चाहती थी, उसे अपने पति की कुर्बत नसीब हो। जबकि दूसरी तरफ विशाल ने जब स्क्रीन पर अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का नंबर जगमगाते हुए देखा, तो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। उसने एंजेलिना से कोई बात भी नहीं की और ना ही कोई सफाई पेश की। एंजेलिना उसके जाने के बाद दोबारा से गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेट गई और अपने लबों पर हाथ फेरने लगी। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने दिल ही दिल में अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। मैं भी एक दिन आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी, मिस्टर विशाल। और मुझे यकीन है कि ये कहकर वह दूसरी तरफ करवट बदलकर दोबारा से लेट गई, लेकिन अब वो जानती थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ विशाल ने जैसे ही मोबाइल कानों से लगाया तो निक्की की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी थी। विशाल, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे दोबारा कुछ कहा, मैं इस पर तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, प्लीज मुझे कभी भी ना छोड़ना। ये कहकर वह छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दूसरी तरफ विशाल उसकी हिचकियां सुनकर बुरी तरह से बेचैन हो गया था। वह दोनों यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर से एक दूसरे के साथ थे। विशाल की पहली मोहब्बत थी, जिसके लिए विशाल किसी से भी लड़ने को तैयार था। एंजेलिना से विवाह भी उसने किस्मत के हाथों मजबूर होकर किया था। उसे अच्छी तरह से आइडिया था कि इसमें ना तो उसका कसूर है और ना ही एंजेलिना का कोई कसूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उससे ठीक तरह का रवैया नहीं अपनाता था। अगर वह एंजेलिना के साथ अपना रवैया बेहतर रखता
तो उसे लगता था कि वह निक्की के साथ बेवफाई कर रहा है और उसने निक्की को अपने और एंजेलिना के विवाह के बारे में कुछ नहीं बता रखा था। अगले दिन दोपहर के वक्त एंजेलिना के अंकल आंटी वापस आ गए और सुबह घर से निकलते वक्त विशाल ने उसे अच्छी तरह से हिदायत दी थी, जब तक वह लोग घर नहीं आते तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। सुशांत के साथ भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उसके साथ बात करते हुए भी ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वह एक तरफ एंजेलिना को स्वीकार भी नहीं करता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी और के साथ हंसी मजाक करता हुआ भी नहीं देख सकता था। एंजेलिना ने ये सुना तो खामोश हो गई। जानती थी अगर विरोध करेगी तो दोबारा से उसे कोई ना कोई सजा मिलेगी। ये तो वो उसे बेसमेंट में बंद कर देगा या फिर रोज की तरह सारी रात खड़ा रखेगा। फिलहाल वह इस तरह की सजाएं सहने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही नौकरानी संगीता ने उसे आंटी जी के आने की खबर सुना दी, वह तुरंत कमरे से बाहर भागी, यूं जैसे कैद से रिहाई मिली हो। लेकिन सामने सुशांत अंकल जी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। इन दोनों की नजरें एक पल के लिए उलझी थी। अंजेलिना ने फौरन से अपना सिर झुका लिया था, जबकि सुशांत के होठों पर मनमोहक सी मुस्कुराहट फैल गई। अंकल जी, एंजेलिना से पूछे कि इसकी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है। मुझसे बात करना तो दूर, इस बार इसने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, ना ही सुबह इसने मुझे नाश्ते के बारे में पूछा। मुझे तो किसी भी कोण से ये महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। सुशांत ने अपने चेहरे पर बेचारगी भरे भाव सजाते हुए कहा। उससे पहले कि एंजेलिना कोई जवाब देती, हॉल में दाखिल होता विशाल बोल पड़ा। ये ज़्यादा किसी के साथ फ्री नहीं होती। इसका अंदाज़ा काफ़ी संजीदा है। एंजेलिना बस उसको घूर कर रह गई, लेकिन विशाल ने एक बार भी नज़र उठाए एंजेलिना को नहीं देखा। तुम जाओ और मेरे लिए जूस बना कर लाओ, उसने एंजेलिना को वहां से हटने के लिए कहा। खुद सुशांत के बराबर में जाकर बैठ गया, जैसे ही आंखों में उसे खबरदार कर रहा हो। सुशांत भी फौरन से संभल गया। एंजेलिना को किचन में खड़े हुए अभी 2 मिनट गुजरे थे कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने विशाल खड़ा था, जिसकी आंखों में इस वक्त सोच की लकीरें थी। कल रात को हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, बस ये समझो कि मैं बहक गया था। एंजेलिना का दिल ये सुनकर डूब कर उभरा। ये बात करने से बेहतर था वो खामोश ही रहता, कम से कम एंजेलिना को जीने के लिए एक सहारा तो मिल जाता। लेकिन नहीं, मजाल था जो विशाल उसको खुशफहमी में भी गिरफ्तार रहने की इजाजत देता। वो पलटने ही लगा था कि एंजेलिना ने तेजी से उसका बाजू पकड़ा, फिर खौफ के मारे फौरन ही छोड़ दिया। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो आप मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देती। ये बात उसने बमुश्किल अदा की थी, क्योंकि आंसुओं को गोला उसके गले में अटक गया था। विशाल के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उसके चेहरे पर बोला, चिंता मत करो, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब मेरे धनराज नाना जी इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम दोनों भी अपना रास्ता अलग कर लेंगे। लेकिन तब तक तुम इस हवेली में ही रहना और मेरी इज्जत का भी ध्यान रखना है। मेरी नाक के नीचे कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिसके बारे में तुम्हें बाद में पछताना पड़े। न जाने वो किस सिलसिले में बात कर रहा था। एंजेलिना समझ ही ना पाई थी, मगर वह इतना जानती थी कि विशाल से ज़्यादा जालिम इंसान उसने कहीं भी नहीं देखा। और हाँ, मेरे काम मत किया करो, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ। दोबारा किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, हम दोनों में कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है। वह इतना कहकर वहाँ से चला गया। रात के समय जब विशाल कमरे में दाखिल हुआ तो स्नान घर में तरोताजा हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह गुनगुनाती हुई बाहर निकली। इस वक्त उसने काले रंग का साधारण सा सूती वस्त्र पहन रखा था, जो उसके शरीर से चिपका हुआ था। उसको अंदाजा नहीं था कि विशाल कमरे में ही मौजूद होगा, इसलिए वह चुनरी के बिना ही बाहर आ गई। विशाल की नजरें एक बार फिर से उसके सुंदर रूप में उलझ गई, और उसकी भी एक वजह थी। वो ये थी कि वह लड़की उस पर जायज थी। एंजेलिना उसकी नज़रों से हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर मौजूद छिपकली पर पड़ी, और फिर क्या था, पहले उसने एक जोरदार चीख मारी और फिर जोर से विशाल के साथ जाकर लिपट गई। छिपकली, प्लीज मुझे उससे बचा लो, वो मुझे खा जाएगी, प्लीज विशाल, इसको यहाँ से भगाइए। उसका स्पर्श उससे एक बार फिर विशाल को सुन कर गया था, और उसे इस बात का भी एहसास हो गया था वह यह हरकतें उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं करती, बल्कि वो वाकई में इतनी ही मासूम थी। उसने एंजेलिना के बाजुओं पर हाथ रखा और उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन वह दोबारा से उसके गले से जा लगी।
मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगी। आप मेरे साथ जैसा मर्ज़ी चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इस छिपकली को यहाँ से भगा दें। वह आपसे भी ज़्यादा डरावनी है। आखिर बात पर विशाल बस उसके सर को घूर कर रह गया था। वो मुश्किल से 5 फीट की थी और विशाल के कंधों तक ही आती थी। तुम मुझसे दूर होगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। यह सुनकर एंजेलिना डरते हुए जरा सी साइड पर हुई, लेकिन इस दौरान भी उसने विशाल के बाजू को अपने हाथों में दबोचा हुआ था। उसने खौफ से अपनी आंखें बंद की हुई थी और मुसलसल हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। विशाल के लबों पर अचानक ही शरारती सी मुस्कुराहट फैली। वह एंजेलिना के कानों में झुका और संजीदगी से बोला, ये छिपकली तुमसे कुछ कहना चाहती है। एंजेलिना को लग रहा था उसकी जान निकल जाएगी। उसने बच्चों की तरह अपना मुंह बसोरा तो विशाल की नजरें दोबारा से उसके पतले होठों पर उलझ गई। मेरी जगह आप इससे बात कर लें, लेकिन प्लीज आप इसे यहाँ से भगाइए। उसने इस कदर मासूमाना अंदाज में कहा था। विशाल उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। जैसे उसने छिपकली को जूता मारने की कोशिश की तो छिपकली उछलकर लांग कर विशाल के कपड़ों पर जा गिरी। अब कपड़े का मंजर ऐसा था, दोनों ही खौफ के मारे उछल रहे थे और मुसलसल चीख चिल्ला रहे थे। अचानक ही विशाल को एहसास हुआ वो पुरुष है और उसका मकसद इस छिपकली को भगाना था। वो फौरन ही होश की दुनिया में वापस आया। उसने छिपकली को अपने कपड़ों से झटका। वो तेज तेज कदम उठाती कमरे से ही बाहर निकल गई। विशाल की सांस भी इस वक्त बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जबकि एंजेलिना अपना खौफ भूलकर अब आंखें छोटी कर करके उसे देख रही थी। आपने तो कहा था आप किसी से भी नहीं डरते हैं। उसने अजीब से अंदाज में सवाल किया तो विशाल उसे गुस्से से देखकर रह गया। ज्यादा जुबान दराजी ना करो, वरना इस छिपकली को दोबारा वापस बुला लूंगा। और हाँ, खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाओ क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर सारी जिंदगी इसी तरह से छोटी छोटी चीजों से डरती रहोगी तो बड़े लोग तो तुम्हें कुचलकर चले जाएंगे। अब जाओ अपने आप को चुन्नी से ढांपो, वरना कल को फिर मुझसे शिकायत करोगी। उसके सीने से नजरें चुराते लंबे लंबे डेग भरता हुआ बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। अंजेलिना को कुछ बातें काफी दिनों से तंग कर रही थी। उसने अपने आप को संभाला और उसके पीछे ही जाकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। वैसे विशाल का मूड थोड़ा सा बेहतर लग रहा था। उसे लगा कि यही ठीक वक्त होगा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। विशाल के अंदाज में बेनियाजी थी। क्या आप मुझे कभी भी अपनी पत्नी की हैसियत से तस्लीम नहीं करेंगे? आंसू का गोला दोबारा से एंजेलिना के हलक में अटक गया। विशाल ने अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि ये एक सवाल था जो उसके गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा देता था। जहां तक मुझे लगता है शादी की रात ही मैंने तुम्हारे इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया था। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि एंजेलिना जोर से उसके सीने के साथ जाकर लिपट गई और उसकी सट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए बोली, प्लीज मुझसे अलग ना होना। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। उसके आंसू विशाल के सट को भिगो रहे थे, जबकि विशाल अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर सुन खड़ा था। पहले तो वह उसकी जरूरत पर हैरान हुआ, फिर विशाल ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से खुद से दूर किया और उसके चेहरे को दबोचते हुए बोला, ये बात भी मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा चुका था। अपने दिमाग में किसी भी किस्म की खुशफहमी मत पालना, वरना तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक लड़की से प्रेम करता हूँ और वो है निक्की। उसके अलावा मैं किसी और से संबंध बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन विशाल, निक्की तो आपके लिए पराई स्त्री है ना। आपकी धर्मपत्नी तो मैं हूं ना, और मैं तो आपकी पत्नी हूं ना। मैंने सुना था कि 7 फेरे और विवाह के बंधन में बहुत ताकत होती है। फिर क्यों आपको मुझसे प्रेम नहीं हो पा रहा? आप एक बार कोशिश। विशाल ने उसके लबों पर उंगली रखी। मुझे तुम्हें छूट नहीं देनी चाहिए थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ नरमी वाला सलूक किया जाए। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चाहे तो अपने अंकल जी को जाकर शिकायत लगा दो या फिर मंदिर में जाकर ढिंढोरा पीटो। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर विशाल ने उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया तो वह संतुलन बरकरार न रख सकी और जमीन पर गिर पड़ी। वह नहीं जानती थी कैसे उसने अपने बिखरे हुए वजूद को संभाला था, किस तरह से वह दूसरे कमरे में पहुंची।
उसका दिल कर रहा था कि वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। वह अपने ईश्वर से शिकायत कर रही थी कि क्यों उसके दिल में विशाल का प्रेम पैदा हुआ और क्यों उसके माता पिता गोपी और गणेश उससे दूर हो गए थे। अगर वह जिंदा होते तो आज शायद उसके साथ ये विवाद ना हो रहा होता। उससे भी ज्यादा दुख अपने आत्मसम्मान के ठेस पहुंचाने का हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने विशाल से बात करने के लिए हिम्मत जुटाई थी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया था। वह तो विशाल की थोड़ी सी दया के भी काबिल नहीं बची थी। हे भगवान, क्या मैं इस कदर बदसूरत हूँ कि वह व्यक्ति मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वह अपने चेहरे को दर्पण में देखकर अपने आप से ही सवाल कर रही थी। वह पहला व्यक्ति था जिसने उसे अपनी खूबसूरती पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि जब वो कॉलेज जाती थी तो उसकी सहेलियां उसकी खूबसूरती देखकर ये बात कहने पर मजबूर हो जाती थी कि देखना, तुम्हारा पति तो किस्मत वाला होगा। वह तो तुम्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देगा और 24 घंटे तुम पर अपना प्रेम लुटाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेम लुटाना तो दूर की बात थी, थोड़ी सी दया के लिए भी एंजेलिना तरस रही थी। वो वही सोफे पर ही रोते रोते सो गई। और दूसरी तरफ जब विशाल का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एंजेलिना के साथ यूं सख्ती वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन वह अगर ऐसा ना करता तो शायद और ज्यादा उसके सिर पर चढ़ती। उसने ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे दी कि वैसे भी एक ना एक दिन तो उसने उस लड़की का पीछा छुड़ाना ही है। बेहतर है कि वह लड़की शुरुआत से ही उसे नफरत करे। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर गया तो सुशांत एंजेलिना के साथ बातें कर रहा था, पर एंजेलिना भी मुस्कुराते हुए उसके सवालों के जवाब दे रही थी। सुशांत भी एंजेलिना का आदर करने लगा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वह उसे हासिल नहीं कर सकता। विशाल जब वहां पर गया तो एकदम ही गुस्से में आ गया। मेरे लिए पराठे बनाकर लाओ। उसने एंजेलिना को वहां से उठने का इशारा किया तो उसकी मम्मी बबीता देवी बोलने पर मजबूर हो गई। मगर विशाल बेटा, तुम तो जूस और ऑमलेट से भी नाश्ता करते हो ना। मम्मी, मेरा फिलहाल पराठों से नाश्ता करने का दिल चाह रहा है। और वैसे भी अगर ये थोड़ा सा काम कर लेगी तो कौन सी परले आ जाएगी। वैसे भी 24 घंटे मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ती रहती है। उसका लहजा जहर था। एंजेलिना अपने आंसू पीती हुई उठ खड़ी हुई। जब वो पराठा बनाकर आई तो वो वहां पर मौजूद नहीं था। आंटी जी भी अपने कमरे में चली गई, जबकि सुशांत उसे दुख भरी नजरों से देख रहा था। मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। पराठा खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, लेकिन ये सोचकर तुम्हें नहीं कह रहा था कि तुम मना कर दो। उसने एंजेलिना का दिल रखने के लिए फौरन से पराठा खाना शुरू कर दिए थे। उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। वाह वाह अंजेलिना जी, आपके हाथ में तो बड़ा स्वाद है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद जब वो थोड़ी सी सहज हुई तो सुशांत ने उसे सामान्य से अंदाज में पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर अंजेलिना पहले तो डर गई, लेकिन फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं और ना ही कभी कुछ होगा। ये कहकर वो बर्तन उठाकर रसोई में चली गई, जबकि सुशांत उसे विचार गमन नजरों से देखने लगा। उसे विशाल के बारे में अच्छे तरीके से पता था और उसे ये भी मालूम था कि विशाल की प्रेमिका है जिसे वह भी मिलता है। लेकिन विशाल को ये भी मालूम नहीं था कि उसकी प्रेमिका उसको धोखा दे रही है और वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से विशाल के साथ है और प्रेम वो किसी और से करती है। सुशांत ने कई बार विशाल को बताने की भी कोशिश की, लेकिन विशाल ने ध्यान ही नहीं दिया। आज जब सुशांत ने एंजेलिना की आंखों में आंसू देखे तो उसने दिल ही दिल में संकल्प किया कि वह एंजेलिना की मदद जरूर करेगा। उधर रात को आंटी जी ने जबरदस्ती एंजेलिना को विशाल के कमरे की सफाई के लिए भेजा था। एंजेलिना दिल ही दिल में डर भी रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि विशाल अगर ऊपर से आ गया तो उसकी सामत आ जाएगी। वह अभी उसकी अलमारी साफ कर रही थी कि कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला। जैसे ही विशाल ने उसे देखा, उसकी तरफ लपका और उसे गुस्से से दबोचते हुए बोला, मैंने तुम्हें क्या समझाया था। मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा यहाँ कोई अस्तित्व भी नहीं है। एंजेलिना कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आंटी जी ने कहा था। आंटी, विशाल ने उसका हाथ झटककर उसे पीछे धकेला। तुम्हारी अपनी कोई अकल नहीं है, अपनी कोई आत्मसम्मान नहीं। तुम में जरा बराबर भी शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। मैं तुम्हें रोज धुतकारता हूँ, रोज तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम तो हर बार मेरे चरणों में आकर गिर जाती हो। एंजेलिना निश्चल खड़ी उसे सुन रही थी। शब्द चाबुक बनकर उसके दिल पर लग रहे थे। तुम जैसी लज्जाहीन और मूल्यहीन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है।
विशाल उसे घृणा से घूरते हुए बोला, तुम्हें अपमानित होते हुए शर्म क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि तुम कितनी गिरी हुई हरकत कर रही हो? अपनी इज्जत दांव पर लगाकर यहाँ पर सिर्फ इसलिए पड़ी हो क्योंकि तुम्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिल रहा। अंजलिना का चेहरा पीला पड़ गया। वह अंदर से टूट चुकी थी। उसने कांपते हुए होठों के साथ विशाल की आंखों में देखा। आपको ऐसा लगता है कि अंजलिना की आवाज में एक अजीब सी वीरानी थी। आपको लगता है कि मैं सिर्फ ठिकाने के लिए यहाँ पर हूँ। ठीक है विशाल, आपकी ये गलतफहमी भी आज दूर हो जाएगी। आपका ये घमंड, ये नफरत, ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वह एक पल के लिए रुकी, फिर पीड़ा से बोली, देखिएगा मैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी, फिर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलूंगी। विशाल एक पल के लिए खामोश हुआ, जैसे उसके इन शब्दों पर यकीन न आया हो। फिर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक सी मुस्कुराहट उभरी। दूर चली जाओगी? उसने एंजेलिना के करीब आकर उसके चेहरे के पास फुसफुसाहट की। तुम वाकई चली जाओगी तो मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगा। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से मेरी जान छूटे, जो ना मेरी पसंद समझ सकती है और ना मेरी ज़रूरत और ना ही मेरी नफरत। तुम चली जाओगी तो मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मेरी ज़िंदगी से कोई कचरा साफ हो गया हो। अंजलिना की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली थी। उसने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से मुड़ी और उस कमरे से बाहर निकल गई, जिसमें उसने अपना दिल छोड़ दिया था। पीछे विशाल खड़ा था। वह खामोशी से कमरे से निकली और अपना बटुआ उठाया, फिर घर से ही बाहर निकल गई थी। उसका दिल इस वक्त चीख-चीख कर रो रहा था, विशाल मैं आज आपके प्रेम से पीछे हटती हूँ। आज के बाद मेरे दिल में आपके लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। अब आप मेरे पास आएँगे, मेरे कदमों में गिरेंगे, मुझसे अपने किए की माफ़ी माँगेंगे। लेकिन विशाल, एंजेलिना आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और ये एंजेलिना का खुद से वादा है और मुझे यकीन है, इस बारे में मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। वह अपनी ही धुन में रोती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से झंझना रहा था। दूसरी तरफ सुशांत विशाल के कमरे में दाखिल हुआ। विशाल यार प्लीज़ इस वक़्त जाओ, मैं किसी से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आया विशाल। मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। ये कहकर सुशांत ने कुछ तस्वीरें उसके सामने फेंकी, तो विशाल ने पहले एक सरसरी सी नज़र उन तस्वीरों पर डाली, लेकिन अगले ही पल उसके वजूद को झटका लगा। उसने फौरन से वह तस्वीरें अपने हाथों में पकड़ी, जिसमें उसकी जान से भी अजीज प्रेमिका निक्की और उसका पहला प्रेम किसी और पुरुष की बाहों में थी। वह एक क्लब का दृश्य था जिसमें वो दोनों नृत्य कर रहे थे। निक्की ने बेहद छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसका पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था और वहाँ पर सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि और भी पुरुष मौजूद थे। विशाल, क्या तुमने एक पवित्र और इज्जतदार औरत को इसकी वजह से धुतकारा है? अचानक ही विशाल के अंदर कहीं से ये आवाज़ उठी। उसने बेसाख्ता तस्वीरों को पीछे की तरफ फेंका और गले के बल चिल्लाते हुए बोला, ये सब कुछ झूठ है, मुझे उस पर यकीन नहीं। सुशांत के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैली थी। अगले ही पल उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की और एक वीडियो विशाल के सामने चला दी। वो निक्की के और उसके प्रेमी के व्यक्तिगत दृश्य थे, जिससे इनकार करना वाकई असंभव था। ये बात सच है विशाल, वे औरत तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से थी। इसके अलावा उसे तुमसे कोई लगाव नहीं था। मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एंजेलिना के लिए अफसोस महसूस हो रहा था। शायद वह लड़की इस काबिल नहीं थी कि उसे तुम जैसा घटिया इंसान मिलता। सुशांत ये कहकर कमरे से जा चुका था, जबकि विशाल सन्नाटे में आ गया था। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने एंजेलिना को जितनी भी सख्त बातें कही थी, वो उसके दिमाग में दोहराई जा रही थी और एंजेलिना की मासूमियत, उसकी छोटी-छोटी शरारतें, उसका विशाल को अपनी तरफ आकर्षित करना, उससे अपने प्रेम का इज़हार करने की कोशिश करना, ये सब कुछ भी उस विशाल के दिल को बेचैन कर रहा था। वह लड़की उसकी लाख नफ़रत के बावजूद भी हमेशा उससे मोहब्बत ही करती रही थी। लेकिन उसने क्या किया, वह उसके आगे सोच भी नहीं सकता था। अभी उसने पहले एंजेलिना के पास जाना था, क्योंकि निक्की से तो वह इस वक्त ही अलग हो गया था। उसने एंजेलिना को पूरे घर में तलाश किया, लेकिन वह कहीं भी मौजूद नहीं थी। उसके हाथों के तोते तोड़ गए थे। उसने नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया था। थोड़े ही देर में नौकर एक पंक्ति में उसके सामने खड़े थे। तुम लोगों की छोटी बहू साहिबा कहाँ पर है? उसने गले के बल दहाड़ते हुए सवाल किया। बबीता देवी भी नीचे आ गई थी। अपने बेटे को यूं गुस्से में देखकर वह खुद भी परेशान हो गई थी। विशाल बेटा,
उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वह एक झटके से दूर हुआ। इनसे पूछिए एंजेलिना कहाँ पर है। तभी गार्ड रामदीन की फंसी फंसी सी आवाज निकली, साहब जी। बहू साहिबा तो रोती हुई घर से बाहर निकल गई थी। सब नौकर अच्छी तरह से जानते थे एंजेलिना की इस घर में क्या इज्जत है, और इसी वजह से उन्होंने किसी को बताना भी सही नहीं समझा। जबकि ये सुनकर विशाल गुस्से से बेकाबू हो गया। वह घर से बाहर निकल गई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमसे तो मैं बाद में हिसाब किताब बराबर करता हूँ। अभी वह घर से निकला ही था, उसे एक गलत नंबर से कॉल मिली। जैसे ही उसने मोबाइल कान से लगाया, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को सुनकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। एंजेलिना का इस वक्त बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क पर बेसुध पड़ी हुई थी। कोई नहीं जानता था उसको किस गाड़ी ने टक्कर मारी है। जब लोगों की भीड़ उसके चारों ओर जमा हुई तो उसमें से एक दयालु व्यक्ति ने एंजेलिना को अस्पताल पहुंचाया। ये खबर सुनते ही विशाल भी भागता हुआ अस्पताल गया। एंजेलिना इस वक्त आईसीयू में थी। विशाल को बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पहली बार उसको लग रहा था कि कोई उसका दिल अपनी मुट्ठी में लेकर जोर से दबा रहा है। वह एक ऐसी लड़की को सजा दे बैठा था जो सजा की हकदार नहीं थी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। वह वहीं गैलरी में घुटनों के बल बैठ गया। वह जाने अनजाने में एंजेलिना को बेतहाशा तकलीफ पहुंचा बैठा था, और अगर वह एंजेलिना को खो देता तो शायद जिंदगी में कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल न रहता। वह कल तक एंजेलिना से नफरत का इजहार करता था, और आज जब उसे खुद ठोकर लगी है तो उसकी जिंदगी की प्रार्थनाएं मांग रहा था। सब लोग अचरज से मंदिर के प्रांगण की तरफ ईश्वर के सामने प्रार्थना में रोते हुए सुंदर से नवविवाह को देख रहे थे, जो आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर हो गया था। फिर शायद भाग्य को भी उस पर तरस आ गया। डॉक्टर राघव चड्ढा ने आकर उसे खुशखबरी दी। एंजेलिना को होश आ गया है, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। सब लोग एंजेलिना के पास ही खड़े थे। एंजेलिना ने एक बार भी विशाल को नजर उठाकर नहीं देखा, बल्कि वह उसे यूं नजरअंदाज कर रही थी जैसे उसका विशाल के साथ कोई संबंध ही ना हो। विशाल ने एंजेलिना को उसका हाल चाल पूछा, तब भी उसने कोई जवाब न दिया। उसने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे धनराज नाना जी के पास विदेश जाना है। सुशांत का इरादा भी इस बार विदेश जाने का नहीं था, बल्कि अपने माता पिता शंकर कुमार और गौरी देवी से मिलने का था। उसने बाद में जब शशिकांत जी से इस बारे में बताया तो उन्होंने भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। उन्हें एंजेलिना और विशाल कुमार के आपसी संबंधों के बारे में भी पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो विशाल से बहुत ज्यादा ही नाराज थे। विशाल एंजेलिना सब लोगों से माफी मांगने के लिए तैयार था जिन्हें उसने तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 2 हफ्तों के बाद एंजेलिना विदेश धनराज नाना जी के पास आ गई, और इन 2 हफ्तों में एंजेलिना ने विशाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ विशाल की प्रेमिका निक्की ने उससे माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल ने उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि वह औरत उसके दिल से उतर भी चुकी थी। वह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से निक्की के साथ था क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके साथ वफा कर रही है। अगर उसे शुरुआत में ही शक हो जाता वह बेवफा है तो वह कभी भी एंजेलिना को तकलीफ न पहुंचाता। एंजेलिना जब से उसके घर से गई थी, विशाल को घर काटने को दौड़ता था। पहले जब भी वह घर वापस आता था तो एंजेलिना उसके मना करने के बावजूद भी डरी सहमी उसे खाने का पूछने के लिए आ जाती, और उसके लाख डांटने के बावजूद भी उसके सारे काम अपने हाथों से करती। अब विशाल को एहसास हो रहा था और यह सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रही थी, और इसका उसके आत्मसम्मान के साथ कोई संबंध नहीं था। उसने शुरुआत से विशाल को अपना पति माना था, इसी वजह से उसने विशाल को वह इज्जत दी थी जिसका वह हकदार था। लगभग 1 महीना बीतने के बाद वे खुद भी विदेश चला गया, लेकिन जब वो शशिकांत जी के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह सुशांत के साथ बाहर घूमने के लिए गई हुई है, और ये सुनकर विशाल के दिल को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची थी। उसको गुस्सा भी आया था, लेकिन अब वो अपने गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था। एंजेलिना जब वापस घर आई तब भी उसने विशाल को संबोधित करना तो दूर की बात, उसे देखना भी पसंद नहीं किया था। विशाल ने बेबसी के मारे शशिकांत जी को देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। रात को विशाल एंजेलिना के कमरे में गया। एंजेलिना को एहसास नहीं था वह यूं बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है, वह साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए नाराजगी से बोली। ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है, पत्नी हो तुम मेरी,
यह सुनकर एंजेलिना के होठों पर एक व्यंग्यात्मक सी मुस्कुराहट फैल गई। वाह, बड़ी जल्दी आपको याद आ गया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। खैर, आपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए मैं आपको बताती चलूं कि ज्यादा समय तक हम दोनों के बीच ये रिश्ता कायम नहीं रहेगा। ये कहकर उसने अपने होठ मजबूती से भींच लिए, जबकि दूसरी तरफ विशाल का दिल जोर से धड़का था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसे बेचैन नजरों से देखते हुए बोला। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं चाहती आपका नाम मेरे नाम के साथ लगे, और अब मुझे किसी भी तरह से मंजूर नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नाम से अपना नाम हटाने की बात करो। एंजेलिना, तुम भूल रही हो, तुम आज भी मेरे साथ 7 फेरे लेकर ब्याही पत्नी हो। एंजेलिना ने ठंडी सांस भरी। उसने विशाल की आंखों में सीधे देखा। विवाह सिर्फ एक पवित्र बंधन और वादा होता है विशाल कुमार, एंजेलिना ने शांति से कहा, और वो बंधन तब तक कायम रहता है जब तक दोनों तरफ से सम्मान हो। आपने तो सिर्फ नफरत दी है। आपकी वो मोहब्बत जो किसी और के लिए थी, उसने मेरा सारा वजूद झुलसा दिया। अब इस रिश्ते में ना कोई पवित्रता बची है और ना ही कोई गुंजाइश। विशाल ने अपना हाथ दीवार पर मारा। मैंने कहा ना, मैं बहक गया था। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, लेकिन तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी पत्नी हो। एंजेलिना हंसी। पत्नी? आपको याद है आपने क्या कहा था कि मैं आपके लिए कचरा हूँ? क्या आपके लिए मेरी कोई हैसियत नहीं? विशाल कुमार, जिस कचरे को आपने अपनी जिंदगी से साफ करने की प्रार्थनाएं मांगी थी, वह खुद आपकी जिंदगी से निकलने के लिए तैयार है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। क्या आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो रही है? मैंने वह सब आवेश में कहा था। विशाल की आवाज में अब घबराहट थी, एक ऐसी बेबसी जो एंजेलिना ने पहले कभी नहीं देखी थी। निक्की मेरे काबिल नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी भावनाओं का सौदा किया। मैंने तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। लेकिन मैं क्या? एंजेलिना ने बात काटते हुए कहा। आपका दुख आपकी समस्या है विशाल, लेकिन इस दुख का इलाज मुझ पर जुल्म करना नहीं था। आपको लगता था कि मैं एक खिलौना हूँ जिसके साथ आप जैसा चाहे व्यवहार करें, वह हंसता रहेगा। नहीं विशाल, अब वो लड़की मर चुकी है, और अब सिर्फ वो एक औरत खड़ी है जिसका अपना आत्मसम्मान है। विशाल ने एंजेलिना के करीब आने की कोशिश की, लेकिन एंजेलिना ने तेजी से एक कदम पीछे हटाया। तुम तलाक नहीं ले सकती। विशाल अब चिल्लाया नहीं था, बल्कि उसकी आवाज में एक विनती थी। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा जिसके तुम हकदार हो। हमें एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एंजेलिना ने उसे दुख से देखा। नई शुरुआत उस वक्त होती है जब पुरानी चीजों का मलबा हटाया जाए। मेरे दिल में जो जख्म आपने दिए हैं वो इतने गहरे हैं, वहाँ प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। रही बात मुकाम की, तो मुझे आपके दिए हुए मुकाम की जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी पहचान हूँ। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। उसका लहजा पत्थर की तरह सख्त था। वह कल सुबह मेरे वकील दिनेश शुक्ला आपसे संपर्क करेंगे। विशाल वहाँ स्तंभ खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, जो उसके अहम को चकनाचूर कर रहे थे। एंजेलिना ने उसे आज पहली बार पराजित किया था, और वह ये पराजय उसे अपनी पूरी जिंदगी की सफलताओं से भारी लग रही थी। वह खामोशी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एंजेलिना अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब उसका दिल बुरी तरह से दुख भी रहा था। उस व्यक्ति से लाख कोशिशों के बावजूद भी नफरत नहीं कर पाई थी, और अब जब वो उससे माफी मांगने के लिए उसके कदमों में गिरने के लिए तैयार था, तो वह एक बार फिर से विवश हो गई थी। अपने आंसू पोंछते हुए वह घर के पिछले हिस्से में बने बगीचे की तरफ गई, जहाँ पर सुशांत पहले से ही बैठा हुआ था। जब से वह यहाँ पर आई थी, तब से वह सुशांत के काफी करीब हो गई थी। वह उसकी हर बात सुनता और उसे निष्पक्ष सलाह भी देता था। सुशांत को देखकर उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती सुशांत। मैं उस इंसान को नहीं खो सकती हूँ। मेरे वजूद का एक हिस्सा उसके साथ है। अगर मैंने उसे फिर से अलग किया तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये सुनकर सुशांत ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद की। वह तो बस यही चाहता था कि एंजेलिना को दोबारा वह अपमान ना मिले जो उसे पहले मिला था। चिंता मत करो, तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन तुमने उसे इतनी आसानी से माफ भी नहीं करना। उसे इसी तरह से तड़पाती रहो। अगर वह वाकई में तुमसे प्रेम करता हुआ तो वह ठहर जाएगा, लेकिन अगर ये भावुकता हुई तो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, और तब मैं तुम्हारी आंख में आंसू ना देखूं। ये सुनकर एंजेलिना पूरी तरह से खामोश हो गई। फिर कांपते हुए स्वर में बोली, अगर वो वाकई में चला गया तो इसका जवाब सुशांत के पास भी नहीं था। अगले दिन एंजेलिना का वकील दिनेश शुक्ला, जिसे धनराज नाना जी ने नियुक्त किया था,
वो वहाँ पर आया था, लेकिन विशाल ने साफ इनकार कर दिया था। वो किसी भी सूरत में अब उस औरत को खुद से अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने सब लोगों को भी स्पष्ट कर दिया था, ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है। हम खुद अपने तरीके से इस मामले को सुलझाएंगे। किसी को भी बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और उसी शाम वो उसको ज़बरदस्ती अपने साहस शशिकांत मामा जी के फार्म हाउस भी ले गया था। क्या आप मुझे यहाँ पर कैद करने के लिए लाए हैं? आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सुनकर विशाल ने फौरन से नामे सिर हिलाया। मैं तुम्हें कैद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ लाया हूँ। अब मैं तुमसे और दूर भी नहीं रह सकता। शशिकांत मामा जी के घर तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई पराई औरत हो, जिससे बात करने के लिए भी मुझसे अनुमति मांगनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर अनुमति का भी कोई मसला नहीं है। ये कहकर वह थोड़ा सा उसके पास आया तो एंजेलिना पीछे की तरफ हटी। आप अपनी मर्यादा में रहकर बात करें। विशाल ने सुनकर कंधे उचका दिए। आप ही मुझे बता दें कि मेरी मर्यादा क्या है। आपकी मर्यादा ये है कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सुनो एंजेलिना, मैं ये जानता हूँ आप इतनी कठोर दिल नहीं हैं जितना आप बनने की कोशिश कर रही हैं, और मैं ये भी जानता हूँ इसके पीछे भी सुशांत का हाथ है। लेकिन अब ना तो यहाँ पर आपको फालतू सलाह देने के लिए है और ना ही आपका दिमाग खराब करने के लिए है। बाकी मैंने जो कुछ भी किया है मैं उस पर बहुत ज़्यादा लज्जित हूँ और आखिरी सांस तक आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तब तक आपको भी थोड़ा सा सहयोग तो करना होगा। इसके बाद विशाल उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। वह अब उसे वैसे ही इज्जत और प्रेम देता था जिसकी एंजेलिना ने हमेशा से इच्छा की थी। वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घुमाने भी लेकर जाता था। एंजेलिना मना करती तो उसे अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बिठा लेता। इस दौरान उसने एक बार भी एंजेलिना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह हमेशा उसके फैसलों का सम्मान करता था। वह पहचान गया था कि इस लड़के को जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि इज्जत देकर हासिल किया जा सकता है। एंजेलिना के दिल में उसके लिए नफ़रत की जो धूल जमी हुई थी, वह धीरे-धीरे हटती चली जा रही थी। और फिर एक दिन जब वो दोबारा से बेबसी के मारे एंजेलिना के कदमों में गिरा, तो वह भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। वह उससे अलग नहीं हो सकती थी, ये तो निश्चित था। और उसने विशाल को हर तरफ से परख कर भी देख लिया था और वह हर बार उसकी परीक्षा में खरा उतरता था। अगले ही पल एंजेलिना उसके सीने से लग गई। विशाल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। दोबारा अगर आपने मुझे कोई भी दुख दिया विशाल, तो मैं वाकई में हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। इस बार वापसी भी नहीं आऊंगी, ना ही आपको माफ़ करूंगी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे प्रेम नहीं होना चाहिए था। विशाल ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और अपना माथा उसके माथे के साथ जोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, ना ही कभी कुछ गलत होने दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास करोगी? ये सुनकर एंजेलिना ने भीगी हुई आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही पल वह प्रेम से उसके होठों को चूम चुका था। उसे बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ गया था ताकि प्रेम की एक नई शुरुआत की जा सके। एंजेलिना ने इस बार उसका पूरा साथ दिया था। उसे यकीन था कि अब आगे की ज़िंदगी खूबसूरत होगी। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।